हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप पूरे बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से भी बाकी के वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राय, नायक तथा सुल्तान से। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं। और विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। हम्पी की खोज किस तरह से हुई, इसे हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। यहाँ लिखा है, परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। परंपरा यानी कि जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसके अकॉर्डिंग और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार यानी जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाइयों ने की थी। दो भाइयों का नाम था हरिहर और दूसरा नाम क्या था? बुक्का। तो ये जो दो भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो सबूत है, वो सबूत कहाँ से मिलता है? परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अब जो ये विजयनगर साम्राज्य थी, उसकी जो सीमा थी वो अस्थिर थी, स्थिर सीमा नहीं थी। और चूँकि उसकी अपनी एक अलग से स्थिर बॉर्डर नहीं थी, इसमें अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग भी रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। पहले के जो बादशाह हुआ करते थे, पहले के जो राजा हुआ करते थे, वो आपस में क्यों लड़ते थे? आपस में इसलिए लड़ते थे क्योंकि हर एक राजा ये चाहता था, हर एक बादशाह ये चाहता था कि उसकी ताकत सबसे ज़्यादा हो, उसके पास धन संपदा सबसे ज़्यादा हो, बाकी राजाओं के मुकाबले, बाकी बादशाहों के मुकाबले उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, उनके पास ज़्यादा धन हो, उनके पास ज़्यादा ताकत हो। इसीलिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, अपनी धन संपदा बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते थे? एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। यहाँ लिखा है, अपनी उत्तर सीमाओं पर, ये विजयनगर है। विजयनगर के जो राजा हुआ करते थे, जितने भी राजा हुआ करते थे, वो राजा उत्तरी सीमाओं पर यानी कि उत्तर की जो सीमा थी उसकी सीमाओं पर अपने समकालीन राजाओं, यानी कि वो जब राजा थे उस वक्त कोई और भी राजा हुआ करते होंगे, तो वो राजा समकालीन राजा कहलाते थे। एक राजा अपने वक्त में दूसरे राजा, जिनमें दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। उन लोगों ने लड़ाइयाँ की। किसने लड़ाइयाँ की? विजयनगर के शासकों ने उत्तरी सीमा पर जो भी सुल्तान थे, जो भी राजा थे, जैसे दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उनसे लड़ाइयाँ की। क्यों लड़ाइयाँ की? क्योंकि वो अधिकार करना चाहते थे। किस पर अधिकार करना चाहते थे? उर्वर नदी घाटियों, यानी कि जो उपजाऊ जो नदी घाटियाँ थीं, जो ज़्यादा उपजाऊ थी, जहाँ पर ज़्यादा फसल उपजाया जाता था, ऐसी नदी घाटियों और लाभकारी विदेशी व्यापार से, यानी कि वो व्यापार जिसमें विदेशी भी शामिल होते थे और उनसे जो लाभ मिलता था, ऐसे लाभ पर अधिकार करने के लिए उन लोगों ने लड़ाई की। किसने लड़ाई की? विजयनगर
शासकों ने। कब लड़ाई, कहाँ लड़ाई की? उत्तरी सीमाओं पर रहने वाले जो शासक या सुल्तान थे, जैसे कि दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उनसे लड़ाइयाँ की। क्यों लड़ाइयाँ की? ताकि वो उपजाऊ नदी घाटियों और विदेशी व्यापार से जो लाभ मिलता था, जो संपदा मिलती थी, उन पर अधिकार करने के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ की। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा और साथ साथ में इन राज्यों के बीच संपर्क से, इन राज्यों के बीच जब कम्युनिकेशन हुआ, जब राज्यों के बीच जब आपस में ये लोग कांटेक्ट में आए, संपर्क में आए, तो उनके संपर्क से उनके विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। एक राजा क्या सोचता है, दूसरा राजा क्या सोचता है, उनके विचारों का भी आदान प्रदान हुआ और साथ ही विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में भी आदान प्रदान होने लगा। बहुत सारे भवन बनने लगे जिसमें बहुत सारे कल्चर भी मिक्स थे। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। विजयनगर के जो शासक थे, उन्होंने किस तरह से दूसरे राजा या बादशाहों से क्या उन्होंने प्रेरणा ली? दूसरे राजाओं या बादशाहों से विजयनगर के राजाओं ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को, कि किस तरह से भवन बनाया जाता है और भवन बनाने की जो न्यू टेक्निक है, जो न्यू तकनीक है, उनको विजयनगर के राजाओं ने ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। जिन्हें विजयनगर के राजाओं ने पहले उन तकनीकों को ग्रहण किया, फिर उन्हें आगे विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास देखा था। यहाँ लिखा है, इस साम्राज्य के कई भागों ने, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों, यानी कि ऐसे राज्य जो शक्तिशाली थे, ऐसे राज्य के राजा शक्तिशाली थे, जाहिर सी बात है वो राज्य भी शक्तिशाली होगा। इस साम्राज्य के, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे कि तमिलनाडु में चोल वंश का शासन था, तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास देखा था। यानी तमिलनाडु में जब चोल शासन करते थे तो वो राज्य का विकास करते थे, कर्नाटक में जब होयसाल जब शासन करते थे तो उन्होंने भी कर्नाटक का विकास किया। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने, यानी कि तमिलनाडु के राजाओं ने और कर्नाटक के राजाओं ने, उन्होंने विशाल मंदिरों में जैसे कि तंजावुर मंदिर के जैसे कि तंजावुर जगह के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था, यानी कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया था। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को राय कहते थे, ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और विजयनगर के शासक जो थे, जो विजयनगर के राजा थे, उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? राय कहा था, यानी अपने नाम के साथ वो टाइटल लगाते थे, सरनेम लगाते थे राय। उन लोगों ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया। किस परंपराओं को आगे बढ़ाया? राज्यों के विकास का, मंदिरों के प्रोटेक्शन का। उन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, यानी कि उन राजाओं ने राज्यों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, डेवलपमेंट किया। यहाँ पर कुछ हिंट दिए गए हैं, उन्हें भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कर्नाटक साम्राज्यमु,
ये क्या है? जहाँ इतिहास विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारे इतिहासकार हैं या फिर विदेशी इतिहासकार हैं, वो इस साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य कहते हैं। वहीं समकालीन लोगों ने, यानी कि उस वक्त के जो लोग थे, उन्होंने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी थी। यानी कि विजयनगर साम्राज्य इतिहासकार इसे प्रयोग करते थे और समकालीन जो लोग थे विजयनगर की जगह पर क्या कहते थे? कर्नाटक साम्राज्यमु, यानी कि विजयनगर साम्राज्य और कर्नाटक साम्राज्यमु एक ही है। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। यहाँ पर हमने एक जगह पढ़ा था गजपति। हमने यहाँ पढ़ा था गजपति शासक। गजपति शासक क्या होता है? यहाँ लिखा है गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। यानी गजपति का मीनिंग क्या होता है? हाथियों का मालिक। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। 15वीं शताब्दी में, यानी कि 1401 से लेकर 1500 तक 15वीं शताब्दी कहलाता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक थे, एक शक्तिशाली राजा थे। उनके वंश का, यानी शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। क्या नाम था? गजपति नाम था। विजयनगर के लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। यहाँ लिखा है कि विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में, यानी कि विजयनगर की जो कथाएं कही जाती थीं, जिसमें से बहुत सारे फेमस परंपरा थी, जिसमें बहुत सारी फेमस कथाएं थीं, उनमें दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति, यानी कि जो सुल्तान हुआ करते थे, उनके पास घोड़े बहुत हुआ करते थे। इसलिए उन सुल्तानों को, जो दक्कन के सुल्तान थे, जो दक्कन के बादशाह थे, उनको अश्वपति की संज्ञा दी गई थी। अश्व मीन्स घोड़ा। उन्हें कहा गया था अश्वपति मीन्स घोड़ों के स्वामी, तथा रायों को नरपति, और जो राय शासक थे उन्हें कहा गया था नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई। दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा गया? किस की संज्ञा दी गई? अश्वपति, यानी कि घोड़ों के स्वामी, यानी घोड़ों के मालिक, और रायों को नरपति, यानी लोगों के स्वामी या लोगों के मालिक की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे शासक और व्यापारी। चूँकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ लिखा है चूँकि इस काल में, यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य था, उसमें युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी। यानी कि जो युद्ध कला थी, जो लड़ाई लड़ने की जो कला थी, वो प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी। यानी कि ऐसी सेना जो घोड़ों पर होती थी और प्रभावशाली होती थी, ऐसी प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए, यानी कि ऐसे राज्य जिनसे कंपटीशन होता था, जिनसे लड़ाइयाँ होती थी, ऐसे प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए घोड़े मंगवाया जाता था। कहाँ से घोड़े मंगवाए जाते थे? अरब या मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। अरब से घोड़े मंगवाए जाते थे या फिर मध्य एशिया से घोड़े मंगवाए जाते थे। घोड़ों का आयात, यानी कि घोड़ों को मंगवाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था, जो कि घोड़े बाहर से मंगवाए जाते थे, इसलिए ये भी एक व्यापार था। और ये जो व्यापार था वो शुरू में अरब के बिजनेसमैन, अरब के व्यापारियों के अंदर में कंट्रोल में था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। यहाँ लिखा है कि व्यापारियों के स्थानीय समूह होते थे, यानी कि कुछ व्यापारी आपस में ग्रुप में भी रहते थे,
जिन्हें कुदिरे चेट्टी या फिर घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, वो लोग भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। मीन्स की घोड़े के खरीद बिक्री में हिस्सा लिया करते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, यानी कि 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, यानी कि बिजनेस में उतर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। अब 1498 में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, मीन्स कि बिजनेस में उतर कर आए, और वो विदेशी थे। और ये कौन थे? पुर्तगाली थे, यानी कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, जो कि उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए। यानी कि उस वक्त कौन सबसे पहले पुर्तगाली आए थे? वास्को डी गामा। वो 1498 को वो आए थे और उनके जरिए ही यहाँ पर बिजनेस शुरू हुई थी। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। चूँकि पुर्तगाली जो थे वो पुर्तगाल से आए थे और उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए थे और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे, यानी कि वो चाहते थे कि वो यहाँ पर व्यापार करें और अपना एक केंद्र स्थापित करें। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, यानी कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, उनके पास जो तकनीक थी, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने, यानी कि उनके पास टेक्नोलॉजी किस तरह की थी कि उनके पास बंदूकें भी थी। और इन बंदूकों के रहने से, इन बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें, यानी कि पुर्तगालियों को, इस काल की उलझी हुई राजनीति में, यानी कि उस वक्त जो विजयनगर साम्राज्य थी, उस वक्त की जो उलझी हुई राजनीति थी, उस राजनीति में पुर्तगाली जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट शक्ति बनकर उभरने में पुर्तगालियों की सहायता की। और वो शक्ति किस रूप में थी? बंदूकों के रूप में। पुर्तगालियों के पास बंदूकें थीं, उनके पास बेहतर तकनीक थी। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाज़ारों के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर के जो बाज़ार थे वो अपने मसालों के लिए बहुत फेमस थे, वस्त्रों के लिए फेमस थे, रत्नों के लिए, जो कीमती पत्थर होते हैं, उनके लिए वो फेमस थे। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था और ऐसे शहरों के लिए, जो विजयनगर साम्राज्य थी, ऐसे शहरों के लिए व्यापार जो था एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। मीन्स कि जहाँ पर शहर होंगे वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, बड़े बड़े बाज़ार होंगे। उसी तरह से वहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य था, वहाँ पर मसाले फेमस थे, वस्त्र फेमस थे, रत्न फेमस थे, इसलिए वहाँ पर व्यापार का होना एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था, इज्जत का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। और यहाँ की जो समृद्ध जनता थी वो क्या मांग करती थी? वो महंगी महंगी विदेशी चीज़ों की मांग करती थी। ऐसी विदेशी चीज़ें जो भारत में उस वक्त नहीं थी, लेकिन जो व्यापारी थे वो बाहर से लाते थे ऐसी चीज़ों को और भारत में आकर वो बेचना चाहते थे। यहाँ की समृद्ध जनता ऐसी ही महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से वो रत्नों और आभूषणों की मांग करती थी। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था और दूसरी ओर जो बिजनेस थी, जो बाजार था, जो व्यापार था, उससे मिलने वाला जो राजस्व था, यानी कि जो एक टैक्स के रूप में था, जो राजा को जाता था, इस राज्य की समृद्धि में भी ऐसा राजस्व महत्वपूर्ण योगदान देता था। क्योंकि जहाँ पर बाजार होगा वहाँ पर ना सिर्फ लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि वहाँ पर राजाओं को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि राजाओं को भी वहाँ से राजस्व मिलता था। विजयनगर के शासक क्या करते थे? विजयनगर के जो शासक थे वो
अपने समकालीन राज्यों से लड़ने के लिए क्या करते थे, घोड़े बाहर से मंगवाते थे और घोड़ों का व्यापार होता था, जिसमें कुछ व्यापारी भी शामिल थे। उनका एक स्थानीय समूह था जिन्हें कुदिरई का चट्टी कहा जाता था और या फिर उन्हें घोड़े के व्यापारी कहा जाता था, और वो घोड़े के खरीद बिक्री में भाग लेते थे। फिर उसके बाद 1498 में कुछ लोग आए जो कि पुर्तगाली थे और वो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए थे। यहाँ पर लिखा नहीं है वास्को डी गामा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1498 को वास्को डी गामा आए थे और जो पुर्तगाली आए थे वो यहाँ पर अपने बिजनेस करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे और अपना एक व्यापारी केंद्र स्थापित करने की कोशिश करने लगे। उनके पास बेहतर तकनीक थी, ख़ासकर उनके पास बंदूक थे और बंदूकों के प्रयोग से ही वे लोग विजयनगर राजनीति की जो विजयनगर में जो उलझी हुई राजनीति थी उसमें पुर्तगाली एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने लगे। क्योंकि महत्वपूर्ण शक्ति किस तरह से बनी, क्योंकि उनके पास बंदूकें थी। विजयनगर में मसाले फेमस थे, वस्त्र फेमस थे, रत्न फेमस थे और इसलिए वहाँ पर जो बाज़ार थी वो व्यापार का एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था और वहाँ की जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, जैसे कि रत्न और आभूषण। और दूसरा जो व्यापार होता था उससे मिलने वाला जो राजस्व होता था, जैसे कि जो कोई टैक्स हो गया, वो जो राजस्व होता था वो राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।